नीति आयोग की उप समिति के सदस्यों के बीच कार्यप्रणाली को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आज एक बार फिर से नीति आयोग की उप समिति की बैठक दिल्ली में हुई, लेकिन उप समिति का सदस्य होने के बावजूद भी यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने भाग नहीं लिया। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उप समिति के संयोजक शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर केंद्र की योजनाओं में राज्य की राय न लेने पर आपत्ति जताई थी। इस पूरे मामले पर बैठक के बाद उप समिति के संयोजक शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यूपी हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। अखिलेश यादव बैठक में आए और अपनी बात रखें, हम सब मुद्दों पर विचार करेंगे। नीति आयोग की उप समिति का काम ही यही है कि केंद्र की योजनाओं को राज्य में उनकी सुविधा के मुताबिक सुचारू रूप से लागू कराना है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने बैठक में भाग ही नहीं लिया है। आज भी नीति आयोग की बैठक में यूपी की तरफ से अधिकारी ने भाग लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अगली बैठक 28 मई को भोपाल में है। अब देखना ये होगा कि शिवराज के बुलावे के बाद अगली बैठक में अखिलेश यादव जाएंगे या नहीं। पार्लियामेंट में भी आज भूकंप का मुद्दा छाया रहा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद की है, उसके बाद पार्लियामेंट में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी शान में कसीदे पड़े। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम ने इस मामले में काफी तत्परता दिखाई। जैसे ही घटना घटी, पीएम ने मुख्यमंत्रियों से बात की। मैंने भी अगले दिन 3 सीएम से बात की और कहा कि हमें उत्तराखंड, बिहार और यूपी से बसें भेजनी चाहिए, जिसमें तीनों सीएम ने काफी तत्परता दिखाई। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि नोएडा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में काफी डर है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 80 साल में आया ये भूकंप सबसे भयानक है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सांसदों को अपना 1 माह का वेतन पीड़ितों को दे देना चाहिए। जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए थी, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई और तुरंत ये फैसला किया कि तुरंत इस संकट में घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए हमको बैठक बुलानी चाहिए। भूकंप से ज्यादा खतरा अफवाहों से है, ये मुद्दा भी पार्लियामेंट में छाया रहा। उत्तराखंड की हरी सरकार ने नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए राहत का हाथ आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहले गृह मंत्री से बातचीत कर राहत दिए जाने का भरोसा दिलाया और उसके बाद फिर उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर 25 बसें चंपावत जिले से नेपाल के लिए राहत सामग्री के साथ रवाना की है। इसके अलावा अधिकारियों को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं। विशेष रूप से हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उच्च स्तर की गुणवत्ता युक्त राहत सामग्री को जल्द से जल्द जुटा लिया जाए। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को आपस में समन्वय बेहतर करने के साथ ही जिला स्तर पर हमेशा तैयार रहने के लिए कहा है। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से जोन 4 और जोन 5 में आता है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अप्रिय घटना उत्तराखंड में न हो, इसके लिए सभी विभाग को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,726 तक पहुंच गया है। हादसे में 6,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हजारों लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। इसके अलावा भूकंप से ऐतिहासिक इमारतें भी बर्बाद हो गई हैं। वहीं अस्पतालों में खून की भारी कमी को देखते हुए नेपाल के पीएम सुशील कोइराला ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। नेपाल की सरकार ने ये भी आशंका जताई है कि इस भूकंप में 10,000 लोगों की मौत हो सकती है। भूकंप के बाद नेपाल में बहुत से सैलानी भी फंसे हुए हैं। इस वक्त हम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और उसके बाहर के बगीचे का ये हाल है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट घूमने आए थे, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो होटल में रुक सके, तो इस तरह के तिरपाल के सहारे वो अपनी रातें बिता रहे हैं। 2 दिन से थे। गमले को पलट के यहाँ पर एक झोपड़ी बनाने की कोशिश की गई है। ये वो लोग हैं यहाँ ट्रैकिंग के लिए मकसद से आए थे, लेकिन यहीं फंस के रह गए। मैम, यू आर waiting here for how many days? 2 days in here. 2 days. Yeah. Where are you heading to, and how many days you spent in Nepal? 5 days. 5 days. Yeah. Where are you heading to? But I come back to Delhi tomorrow, and then I stay here the total in 3 days. Any confirmation of your flight?
My flight from Brazil is tomorrow. Yes. May too, but don't confirm it. I don't know. And no. So, where will you be staying and how are you surviving? Food, water? No, I buy. गिने चुने लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। नेपाल में भूकंप आया तो भारत की भी जमीन हिल गई और इसी के साथ हिल गए वो सारे प्लानर जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में प्लान किया है। अगर जानकारों की माने तो एनसीआर में 65% बिल्डिंग है, जिसमें से करीब 50% बिल्डिंग डेंजर जोन में है। डीडीए के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर एके जैन की माने तो दिल्ली बारूद की ढेर पर बैठी है। नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद मिलाकर कुल 65 लाख बिल्डिंग है, जिसमें से 50% बिल्डिंग नॉन इंजीनियर और नॉन सेफ्टी सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंग है, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। पूरे एनसीआर में 4 इंच की दीवार पर 6-6 मंजिला इमारत बनाई गई है, जबकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी यह जानता है कि मुरादाबाद, हरिद्वार और दिल्ली के जमीन के नीचे क्रैक है, जिनकी रिपोर्ट उनको डीडीए के प्लानिंग कमिश्नर की तरफ से दी जा चुकी है। 50% बिल्डिंग ऐसी है जिसको हम कहते हैं नॉन इंजीनियर्ड बिल्डिंग है, जिसमें कि इंजीनियर ने कभी कोई काम नहीं किया है, कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन नहीं हुआ, कोई आर्किटेक्चरल डिजाइन नहीं हुआ, कोई सुपरविजन नहीं हुआ, स्पेसिफिकेशंस का पता नहीं है। दरअसल पूरे दिल्ली एनसीआर की जमीन बलुअट जमीन है। ऐसे में यहाँ जितने भी कमजोर मकान है उनको रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है और साथ में ही नॉन इंजीनियर मकान को इंजीनियर के थ्रू बनवाने की जरूरत है। तो वहीं सेफ्टी सर्टिफिकेट होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हर प्रयास करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी बिल्डिंग खतरनाक हो सकती हैं। भूकंप के बाद भूकंप की अफवाह ने भी लोगों को खूब हलकान किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके में लोगों ने सड़कों और पार्कों में जागकर रातें बिताई। कुशीनगर और देवरिया से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग घर छोड़कर सड़क और पार्कों पर शरण लिए हुए दिखे। इस दौरान लोग खासे सहमे रहे। वहीं गोरखपुर में प्रशासन ने एहतियातन राहत शिविर लगा दिए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में बने इस राहत शिविर में लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया है। तो वहीं एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां भूकंप से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। बिल का आशा लिए हुए हैं, अकेले आए हैं सब? घर परिवार सहित आए हम लोग, पूरा खाना पानी सब लेकर आए, यही भोजन किए अभी को हम। कब आए कब नहीं आए, इसके वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। भूकंप को लेकर लोग अभी भी डरे हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिक के मुताबिक अब ज्यादा तीव्रता के भूकंप आने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जी संगम की मुहिम पर फिर रंग लाई है। कानपुर जिला प्रशासन ने विकास प्राधिकरण को शहर की बहुमंजिला इमारतों के भूकंप रोधी मानकों की जांच करने के आदेश दिए हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण को 2 सप्ताह में अपनी यह जांच पूरी करनी होगी कि बहुमंजिला इमारतों में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं, और जिन पुरानी इमारतों में खामियां हैं उन्हें मजबूती देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। प्राधिकरण को इस काम में आईआईटी के वैज्ञानिकों की मदद लेने को भी कहा गया है। हालांकि यह जांच कानपुर विकास प्राधिकरण के गले की फांस बन सकती है, क्योंकि शहर में ऐसे सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें हैं जो 35 वर्ग मीटर से कम जगह पर बनी हैं। यहाँ जी संगम ये सवाल भी उठाना चाहेगा कि क्या कानपुर विकास प्राधिकरण अपनी सही जांच रिपोर्ट देगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके प्रवर्तन अधिकारी ही इस जांच में फंस सकते हैं और तब उनसे पूछा जाएगा कि जब ये खतरनाक इमारतें बन रही थीं तो वे क्या कर रहे थे। उत्तर भारत में लगातार 2 दिनों से महसूस किया जा रहा है भूकंप के हल्के झटकों के बाद अब इलाहाबाद नगर निगम ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम ने शहर के घने इलाकों में 200 से अधिक ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित किया है, जिनकी भूकंप के झटके के चलते ध्वस्त होने या गिरने की संभावनाएं अधिक हैं। गौरतलब है कि इलाहाबाद की जनसंख्या इस समय 50 लाख के आसपास है, जिसमें 2 लाख के आसपास मकान पूरे शहर में बने हुए हैं। इसमें से तकरीबन 300 के आसपास ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी उम्र 100 से ज्यादा साल की हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि उनकी स्थिति इतनी ज्यादा जर्जर है कि कभी भी वो हल्के भूकंप के झटकों से गिर सकती हैं। नगर निगम हमने पूरे अपने जितने हमारे इंजीनियरों की टीम बना दिया है, उनकी टीम बना करके पूरे शहर का हम सर्वेक्षण करा रहे हैं और परसों से हमने टीम बना दिया था कि जहां पर इस तरह की कोई डिलापिडेटेड बिल्डिंग्स हैं या ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुरानी हो गई हैं, जिनकी उम्र खत्म हो गई है, उन सारी बिल्डिंग्स का सर्वेक्षण कर लिया जाए और देख लिया जाए कि कोई बिल्डिंग इस तरह से गिराऊ ना हो। अब जबकि शहर में लगातार 2 दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, नगर निगम भी जागा है और उसने अब इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई शुरू कर दी है।
लगातार आ रहे भूकंप के झटकों को देखते हुए यूपी में 2 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक आज और कल तक स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर रविवार को ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए थे। ये आदेश राज्य के सभी स्कूलों पर लागू होंगे। दरअसल शनिवार को जिस वक्त भूकंप आया था उस वक्त स्कूल खुले हुए थे और भूकंप के बाद स्कूलों में अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद आनन फानन में स्कूलों को बंद किया गया। इसके बाद रविवार को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद राज्य सरकार ने एहतियातन 2 दिन और स्कूल बंद करने के आदेश दिए। भूकंप की संभावना अभी कम नहीं हुई है। अगले 2 दिन बेहद अहम है। हालांकि तेज तीव्रता वाले भूकंप की संभावना अब नहीं है, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है। एक और भूकंप से लोगों में दहशत है, लोग दहशत में जी रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं इस मौके का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया थाना क्षेत्र में चोरों ने उन घरों को अपना निशाना बनाया है जिसमें रहने वाले भूकंप के डर से घर से बाहर निकल गए थे। खाली घरों में चोरों ने जमकर लूटपाट की है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर भूकंप को लेकर अफवाहों का बाजार भी खासा गरमाया हुआ है। चांद उल्टा निकलने, पानी जहरीला होने जैसी अफवाहें सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रही हैं। इनमें नासा के नाम का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि नासा ने ऐसी अफवाहों का सिरे से खंडन किया है। आपदा की इस घड़ी में कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थीपन से बाज नहीं आ रहे हैं और उलूल जुलूल की जो हरकतें करके वो अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे कि लोगों में डर का माहौल बन रहा है। जी संगम आप सभी से अपील करता है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश के बिजली बिल घोटाला मामले में यूपीएससी ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच का दायरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मध्य उत्तर प्रदेश के भी कई सारे इलाकों में बिजली बिल को लेकर घोटाले की बात सामने आ रही है। फिलहाल यूपीएससी ने पूर्वांचल के आजमगढ़ में कंसंट्रेट किया है। कई सारी टीमें आजमगढ़ में कैंप कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी अगले 24-48 घंटों के अंदर की जा सकती है। यूपीएससी की सूत्रों की माने 2 एसडीओज की भूमिका इस पूरे घोटाले के मामले में काफी संदिग्ध मानी जा रही है। कुछ बड़े अधिकारियों से भी इस मामले में जल्द पूछताछ यूपीएससी की टीम कर सकती है। ये बताया जा रहा है कि 2 एसडीओ जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनकी भूमिका इस मामले में काफी संदिग्ध थी। वो पैसे लेकर के माहवार तरीके से जो दलाल थे उनके साथ सेटिंग करते थे, फर्जी आईडीज बनाई और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर बिलों में धांधली की गई। एक आईडी से तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल संशोधित किए गए। यूपीएससी की टीम कभी भी इन अभियंताओं की गिरफ्तारी कर सकती है। यूपीएससी की टीम जैसे जैसे जांच में आगे बढ़ रही है, यूपीपीसीएल के अभियंताओं की भी पोल खुलती जा रही है। यूपीएससी ने अब तक 6,657 आईडीज को जांच किया है। इसमें से 700 फर्जी आईडीज मिली हैं और उन्हीं पर जांच अब केंद्रित हो गई है। ग्रेटर नोएडा में बीटेक के छात्र को 4 कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना में घायल छात्र एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ग्रेटर नोएडा कैलाश गोलचक्कर के पास 4 कार सवार बदमाशों ने अश्वनी नाम के छात्र को उस वक्त गोली मार दी जब वो अपने दोस्त के साथ खाना लेकर अपने घर पर बीटा सेकंड की तरफ जा रहा था। घटना में घायल अश्वनी मूल रूप से इलाहाबाद का रहने वाला है और ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज से बीटेक सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है। बीटा सेकंड में रहने वाला अश्वनी अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था, तभी 4 बदमाशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। घटना में पीड़ित छात्रों की माने तो घटना से कुछ ही दूरी पर पीसीआर वैन खड़ी हुई थी, बावजूद उसके पुलिस के सामने हमलावर फरार हो गए। 4 बजे सुबह ये तुगलपुर से लौट रहे थे। उसी बीच कुछ हमलावरों ने अचानक गाड़ी रोक करके 2 गोली लगातार फायर कर दी, जिससे एक गोली हाथ में लग के ये सीने की तरफ से पेट की रोक चली गई है। अभी गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था 4 बजे सुबह ही, अभी ओटी में भर्ती है। नॉलेज पार्क थाना इलाके की इस घटना के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बदमाश लगातार पुलिस को इसी तरीके से चुनौती दे रहे हैं और पुलिस महज लकीर पीटती नजर आती है। कानपुर में शोहदों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल्याणपुर इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर 3 शोहदों ने एक छात्रा के माता पिता को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। घटना नानकारी मोहल्ले की है। यहाँ नितिन नामक शोहदे और उसके दोस्तों ने एक छात्रा के साथ उसके घर के बाहर छेड़छाड़ की। छात्रा का शोर सुनकर उसके माता पिता बाहर आए
और उन्होंने शोहदों को रोकने की कोशिश की। इस पर शोहदे गुंडे में उतर आए। उन्होंने लाठी डंडों से अनिल और मां ज्योत्सना को सरे राह जमकर पीटा, जिससे वे लहूलुहान हो गए। खून से लथपथ दोनों पति पत्नी थाना कल्याणपुर पहुंचे तो पुलिस ने भी उनकी हालत देखकर काफी सख्ते में आ गई और आनन फानन में उन्हें अस्पताल भेजा। लड़की से उनके पड़ोस के रहने वाले लोग अभद्र व्यवहार करते थे। उसी बात को लेकर वाद हुआ, मारपीट हुई। उन्होंने एक तहरीर दिया हुआ है, उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा कायम कर लिया गया है। दूसरे पक्ष में भी मारपीट की तहरीर दी है, उनका मुकदमा कायम हो गया है। अब पुलिस आगे कार्रवाई करने के लिए छानबीन की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। नया मामला निकलकर बांदा जिले से आया है, जहां किसान ने खुद को आग के हवाले कर दिया। यहाँ के अछरील गांव में रामकृपाल नाम के किसान ने अपनी फसल में आग लगा दी और जलती आग में खुद भी कूद गया। इस दौरान वहाँ मौजूद रामकृपाल की पत्नी भी अपने पति को बचाने के लिए आग में चली गई, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस साल रामकृपाल की फसल खराब हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर फसल की कटाई की थी। लेकिन कोई भी मशीन वाला गेहूं की मड़ाई करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि फसल में दाने ही नहीं थे। इसी के चलते रामकृपाल परेशान हो गया था और उसने खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को मदद का भरोसा दिलाया।